अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर करेंगे अपना स्टार्ट MTH 501 का 20 वाला लेक्चर है वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस। ठीक है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताती चलूं कि आपका मिड टर्म का सिलेबस 1 से लेके 22 लेक्चर्स के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है। और इसकी प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लेना है। और ये जो आपका लेक्चर नंबर 20 और 21 है ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इनको रीड आउट करना है। ठीक है, तो देख लें। इसमें जो ना कुछ प्रॉपर्टीज ही बस बताई हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज देखें कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस है बेसिकली ये क्या होते हैं। तो वेक्टर स्पेस कहते हैं ऐसे वाले आपके पास वेक्टर होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और वो दो ऑपरेशंस कौन से हैं, आपके पास एक एडिशन का होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, देखिए ये आपके पास कहते हैं कि दीज टू ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस हैव अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज दैट आर कंप्लीटली एनालॉगस टू द ऑपरेशन ऑफ एडिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये है मल्टीप्लाई वेक्टर स्केल वेक्टर। ठीक है, तो इट मीन्स कि इनमें आप वेक्टर्स को, जो आपके पास वेक्टर स्पेसेस होते हैं इनमें वेक्टर्स एडिंग और मल्टीप्लिकेशन के फंक्शंस को परफॉर्म कर देते हैं। और ऐसे ही वेक्टर्स को हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। ठीक है, होप सो आपको वेक्टर स्पेस की समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए कुछ एक्सियम्स हैं वेक्टर स्पेस के, प्रॉपर्टीज है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आपके पास अगर u और v दो वेक्टर हैं और u प्लस v अगर आप करते हैं, यानी दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो वो एलिमेंट होना चाहिए आपके पास वेक्टर स्पेस का। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप जो है ना इक्वल के दोनों साइड पे ऐड करें, आंसर सेम आना चाहिए। u प्लस वी करें या v प्लस यू, आंसर आपका सेम आए। तो वेक्टर जो है ना इन दोनों के जो आपके पास आंसर्स आएंगे वो वेक्टर स्पेस का आंसर होना चाहिए, वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, तीन आपके पास जो है ना वेक्टर्स होंगे u, v एंड w। तो आप पहले जो है ना v एंड w को ब्रैकेट में तो इसको सॉल्व करेंगे, और सेकंड में जो है ना राइट हैंड साइड पे क्या है, u और v है, ये ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ब्रैकेट में, तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट आप पहले लास्ट टू कंडीशंस को सॉल्व कर लें भाई, लास्ट टू एलिमेंट्स को ऐड करें और फिर जो राइट हैंड साइड है उसमें फर्स्ट को ऐड कर, लेकिन आंसर इनका एट द एंड सेम आएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी क्या होती है कि आप जो आइडेंटिटी है उसमें कुछ भी ऐड करें लेकिन वो आपका सेम एज इट इज रहे। जैसे हम जीरो में ऐड करते हैं u या u में जीरो ऐड करें तो लास्ट में हमारे पास u ही आता है। तो इट मीन्स कि आपके पास u अपनी आइडेंटिटी में रहा, इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या कुछ ऐसा ऐड करें आप कि आपके पास जो आंसर है वो जीरो आए। ठीक है, तो u आपके पास प्लस u है, आप उसमें माइनस u ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आंसर आपके पास जीरो आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कोई भी स्केलर आप मल्टीप्लाई करें वैल्यू के साथ। ठीक है, u अगर आपके पास एलिमेंट है v का, तो कहते हैं कि u जो है वो आपके पास एलिमेंट रहेगा v का अगर हम k का स्केलर भी ले लेते हैं, k के स्केलर को मल्टीप्लाई भी उसके साथ कर लें तो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है भाई, देखिए आपके पास k है ना, k u के साथ भी मल्टीप्लाई, k v के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यही आपके पास जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि m प्लस n है, उनके साथ u मल्टीप्लाई हो रहा है, आप u को m के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लगाएं और u को n के साथ भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये आपने इनकी प्रॉपर्टीज है, इनको देख लेना अच्छे से। और इसमें कुछ भी नहीं, बाकी इन्होंने ये जो है ना एग्जांपल्स के साथ करवाया हुआ है कि u की अपने से आप वैल्यूज ले लें, v की वैल्यूज ले लें, फिर उनको ऐड करके वन बाय वन सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो ये लेक्चर आपका जो है ना एज एज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपने उनकी प्रॉपर्टीज को ही अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आपका ये लेक्चर जो है ना बस यहीं तक है, इसमें और कुछ ऐसा खास नहीं जो मैं आपको करवाऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आ जाए अपने लेक्चर नंबर 21 की तरफ। ठीक है, लेक्चर नंबर 21 आपका स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपका लेक्चर नंबर 21 है, ये। ठीक है, एक्सरसाइज के फौरन बाद आपका लेक्चर नंबर 21 है, इसका नाम है नल स्पेस, कॉलम स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें देखिए नल स्पेस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो नल स्पेस ऐसा आपने बेसिकली करना क्या है, आपके पास ये जो आप लीनियर इक्वेशन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास ए कोई वेक्टर है और उसके साथ आपके पास एक्स है और वो इक्वल अगर जीरो के आ रहा है तो ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
क्या है भाई, एक्स आपके ए जो है ना आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एट द एंड अगर उसका आंसर 0 आता है ना तो फिर ये आपके पास एक नल स्पेस होगा। बस ये इन्होंने बताया हुआ। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास ए जो है ना कोई भी एलिमेंट था, ए आपके पास जो है ना मैट्रिक्स है और यू भी मैट्रिक्स है, आपने ए वाले मैट्रिक्स को यू वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और एट द एंड आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, तो ये आपके पास नल स्पेस है। बस ये आंसर था इसका। इसके अलावा भी आपको दे दें अगर कि डिटरमाइन करें कि नल स्पेस जो है नल स्पेस है या नहीं मैट्रिक्स, तो ए आपको गिवन किया हुआ है, एक्स की वैल्यूज आप x1 x2 ऐड करें इक्वल टू 0 रखें, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल रखें इसको। उसके बाद आप क्या करें, इसके ऊपर परफॉर्म करें भाई लीनियर, आपने जैसे हम मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं, 4 को x1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 को x2 से मल्टीप्लाई किया, एट द एंड देखिए आपके पास x1 और x2 के आपने आंसर अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आप ये जो 4 है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, प्लस माइनस करें तो ये भी कट जाएगा, x2 का आंसर भी आपके पास 0 आएगा। तो इन दोनों के आंसर अगर 0 0 आ रहे हैं तो इट मींस कि आपके पास नल स्पेस है। उसके बाद देख लें आप डिटरमाइन द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन लें भाई, रो ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास पिवोट वैल्यू होती है ना इसके नीचे जो है ना इसके नीचे हमने 0 लाना है, ठीक है, तो इसके नीचे हम 0 कैसे करेंगे। और एक और बात कि आप जब एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास जो पिवोट वैल्यू तो उसके नीचे आपने 0 लाना होता है, ठीक है, और ये आपके पास डायगोनल के फॉर्म में बनता है कि यहाँ पे आपके पास 4 है, 4 के बाद 0, अगर इसके नीचे कोई और वैल्यू होती तो हम वो वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, रो रिड्यूस फॉर्म है तो आपने 4 को पहले 1 करना है, 1 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वाली रो को, आपके पास 1 आ जाएगा। 1 के बाद जो -8 है उसको आपने 0 में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करने के लिए -8 है प्लस 8 ऐड करें, ठीक है, पहले रो 1 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास कुछ ये जो है ना फॉर्म बन जाएगी। तो ये आपके पास बन रहा है आइडेंटिटी, ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है 1 0 0 1 हम कहते हैं बेसिकली आइडेंटिटी को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो x1 है उसका आंसर तो 0 आ रहा है, x2 आपके पास 0 आ रही है, ठीक है। अगर इस तरह से x1 और x2 आपके पास x1 भी 0 है x2 भी 0 आ रहा है तो ये आपके पास नल स्पेस बनता है, ठीक है। वेक्टर ये जो है वो जो नल स्पेस होता है उनके ऊपर ओनली 0 वेक्टर होता है, ठीक है, नल स्पेस जो होता है। तो आपने इसको देख लेना है, ये आपके पास एग्जांपल्स बन रही हैं सिंपल सिंपल, ये आपका बस रीड करने के लिए है, मैंने आपको पहले बताया इतने खास लेक्चर नहीं है आपके। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है एग्जांपल, लेक्चर में आपको मैं देख रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ आपको करवाई जाए साथ साथ। देखिए ये लास्ट वाली जो आपके पास जो रो है ना ये सारी के सारे एलिमेंट्स इसके 0 है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास देखिए x की 4 और 5 जो है ये फ्री वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास फ्री वेरिएबल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, x1 का आंसर देखिए ना, x1 का आंसर फर्स्ट वाली रो से बनेगा, x2 का जो है ना वो आपके पास फ्री वेरिएबल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से फ्री स्पेस, और नेक्स्ट भी आपके पास फ्री है, 4 और 5 भी जो है ना वो फ्री वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट भाई स्पैनिंग में आपने क्या करना है, स्पैनिंग आपको इतना बड़ा है, पहली बात तो इस तरह का सवाल इतना लंबा पेपर में आएगा नहीं, टाइम शॉर्ट होता है और इतने इतने लंबे सवाल वो नहीं देते। अगर इस तरह से सवाल आ भी जाए तो वो आपको कम वैल्यूज में देगा, कम रोज और कम कॉलम्स में देंगे। तो क्या करना है, आपने इसके साथ एक 0 वाली कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, यहाँ से ये 0 वाला देखिए यहाँ पे ऐड कर लेना। उसके बाद आपने लो रिड्यूस फॉर्म लगानी है, 1 1 के नीचे बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, उनको 0 करेंगे लो रिड्यूस फॉर्म से, ठीक है, रो रिड्यूस फॉर्म से और एचलन फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 के 3 के बाद जो है बाकी एलिमेंट्स आप 3 को 1 करके यानी पिवोट करके उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है -12 है उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, उसके नीचे वाली वैल्यूज को 0 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा ना उसमें आपने x1 x2 x3 और जब जहाँ तक इसकी रो और कॉलम की जो लेंथ है इसके ऊपर डिपेंड करा है कितनी इसके पास एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से x1 है, फर्स्ट वाली वैल्यू x1 की होती है, नेक्स्ट x2 की होती है, इस तरह से x3 की, इस तरह से, ठीक है, x4 की। तो यहाँ से आपके पास x1 आ रहा है, फिर आपके पास 2x4 आ रहा है, इस तरह से फिर 4/3x5 आ रहा है। इस तरह से आपके पास देखना है कि आपके पास कितनी जो है ना वो आंसर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखें आंसर आपके पास जो है ना वो 0 ही आ रही हैं एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी आपके पास नल जो है ना स्पेस वेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बस ये बताई हुई है इसमें, उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को करवाया जाए या पेपर में आने के चांसेस हों। ये एग्जांपल्स हैं, आपने इन एग्जांपल्स को साथ साथ देख लेना है, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, ये भी आपके पास जो है ना इसमें भी आपने वही लो रिड्यूस वाली फॉर्म लगानी है, रो रिड्यूस वाली, और आंसर निकाल लेना है। तो यही था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपका जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा।
इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना जो चीज़ें थी वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी हैं। कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इन प्रॉपर्टीज़ को भी